हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बना होता है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हमारे आसपास बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, तो इन सभी सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है एलिमेंट्स की और दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड्स की। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, तो एक आयरन एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि आयरन एलिमेंट बना होता है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स कौन होते हैं? एटम्स। यानी कि आयरन बना हुआ है आयरन एटम्स से, इसीलिए आयरन क्या हो चुका है? एक प्योर सब्सटेंस बन चुका है। सिमिलरली अगर हमारे पास है एक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि वाटर बना होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स। यानी कि पानी बना हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स से, इसीलिए पानी क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? एक प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ से हमने सीखा था कि एलिमेंट्स बने होते हैं एटम्स के और कंपाउंड्स बने होते हैं उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के। अब एलिमेंट्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आज के इस सेशन में ना हम इन तीनों ही कैटेगरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने वाले हैं। यानी कि आज के इस सेशन में हम मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मेटलॉइड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोली गई है? मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल को हम क्या कर रहे हैं? हथौड़े से, हैमर से मार रहे हैं। हैमर से क्या कर रहे हैं? उस मेटल को बीट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो जो मेटल होगा ना वो टूटेगा नहीं। यूजुअली हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक आर्टिकल है और उसको हम क्या करेंगे? हैमर से हिट करेंगे। जैसे कि हमारे पास फिर से ये पेन आ गया है, तो इस पेन को अगर हम क्या करेंगे? हथौड़े से मारेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे दिमाग में यही चीज़ आएगी ना कि अगर इस पेन को हमने हथौड़े से मार दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शायद ये जो पेन है ये टूट जाएगा, इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे, है ना। लेकिन मेटल्स की खास बात ये होती है कि आप उनको चाहे कितना भी हथौड़े से क्यों ना मार लो, वो टूटते नहीं हैं। इनफैक्ट लगातार हथौड़े के वार से होता क्या है कि मेटल जो है ना वो चपटे होते जाते हैं, मेटल्स फ्लैट होते जाते हैं। सपोज आपके पास लोहे का क्या है? एक ब्लॉक है, आपके पास आयरन ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो? हथौड़े से मार रहे हो, तो वो जो ब्लॉक है ना वो छोटे पीसेस में टूटेगा नहीं। इनफैक्ट वो जो ब्लॉक है वो फ्लैट होता जाएगा, वो चपटता जाएगा और इतना चपटा होगा कि अल्टीमेटली उस आयरन ब्लॉक की क्या बन चुकी होगी? एक शीट बन चुकी होगी। तो हमारे दिमाग में जो चीज़ भरी रहती है ना कि अगर अरे यार किसी भी चीज़ को हथौड़े से मारेंगे तो वो तो टूटेगी ही, लेकिन मेटल्स जो है ना आपकी ये सोच बदल देते हैं कि आप मारो किसी भी मेटल को कितना भी हथौड़ा, वो नहीं टूटने वाला। इनफैक्ट वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, चपट जाएगा और उस मेटल की आप शीट्स बना सकते हो। तो ये जो हैमर के वार से जो मेटल शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसीलिए हमारे मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। However, all metals are not equally malleable. अब ऑब्वियसली पता है, देखो अलग अलग मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि
ये बात सही है कि मेटल्स के पास क्या होती है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं, लेकिन हर एक मेटल के पास जो उसकी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, दूसरे मेटल्स के साथ में एकदम मैचिंग की होगी, सेम लेवल की होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम आर मोर मेलिएबल देन अदर्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बाकी मेटल से कैसे होते हैं, ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट्स, या आप बोल सकते हो मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन कौन है ये एलिमेंट्स, मेटल्स हैं। तो गोल्ड और सिल्वर अगर आप बाकी के उनको मेटल्स के साथ कंपेयर करो तो ये सबसे बढ़िया तरीके से क्या करते हैं, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन ये भी क्या होते हैं, हाईली मेलिएबल मेटल्स होते हैं। ऑल दीज मेटल्स कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन, वेरी थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल्स। जैसे कि आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास क्या था, एक गोल्ड मेटल का एक पीस था आपके पास। इस पीस को आपने क्या करा, बार बार हथौड़े से मारा, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, गोल्ड फॉइल बन चुकी है। भाई मेटल की जो थिन शीट्स होती है ना, उन थिन शीट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फॉइल्स बोलते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक गोल्ड मेटल का एक पीस था जिसमें कि आपने हथौड़ा मारा, तो वो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से गोल्ड मेटल की फॉइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुकी है, एक गोल्ड फॉइल आ चुकी है। यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सभी क्या करते हैं, मेटल्स को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कि हमको जाना है कहाँ, स्कूल जाने के लिए मम्मा हमको क्या दे रही हैं, टिफ़िन बॉक्स हमारा पैक करके दे रही है, उसमें खाना पैक करके दे रही हैं। तो खाने को रैप मम्मा किससे करती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से करती हैं, है ना। एक सिल्वर कलर की फॉइल होती है, चमकीली सी फॉइल होती है, वो फॉइल क्या होती है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि वो फॉइल किसकी है, एल्यूमिनियम मेटल की है। तो वो कैसे बनाई जाती है, कुछ इसी तरीके से एल्यूमिनियम को लिया जाता है, मेटल को, उसके पीस को, और बार बार हथौड़े से मार मार के उसकी थिन शीट्स जो है बना दी जाती हैं। फिर उनको रोल करके जो है मार्केट में भेज दिया जाता है। आई बात समझ में। इनफैक्ट हमारे जो दवाई के पत्ते होते हैं ना, जो मेडिसिन के पैकेट्स जो होते हैं कड़क कड़क वाले, वो भी किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के ही बनते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि कॉपर की जो शीट्स बनती हैं, कॉपर की जो शीट्स बनती हैं, एल्यूमिनियम की जो शीट्स बनती हैं, उनसे जो है ना बर्तन भी बनाए जाते हैं। लोहे की कढ़ाई आपने सुना होगा, तो लोहे की भी क्या बनाई जाती हैं, आयरन मेटल की भी क्या करी जाती हैं, शीट्स बनवाई जाती हैं, और फिर उन्हीं शीट्स से बर्तन बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की, कि आप उनको मारोगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बिना टूटे, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे लिए, है ना। उनको हम मार के बर्तन बना रहे हैं, फॉइल्स बना रहे हैं, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, दीज मेटल शीट्स एंड फॉइल हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि सिल्वर फॉइल इज़ यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप जब मिठाई खाने जाते हो, स्पेशली वो जो बंगाली मिठाई होती है ना, और जो बर्फ़ी वगैरह होती है, उस पर नहीं आपने देखा होगा कि सिल्वर का एक वर्ग लगा होता है, वो एक्चुअली सिल्वर फॉइल ही होती है, ठीक है। तो इतनी पतली होती है फॉइल कि उसको जो है ना बस ऐसे लगा देते हैं मिठाइयों के ऊपर, तो वो मिठाइयों के ऊपर जाकर के चिपक जाती है फॉइल, राइट। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर रैपिंग मेडिसिन, फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। वो चॉकलेट्स के ऊपर वो जो एक कड़क सी आप बोल सकते हो कि शीट लगी होती है ना, वो दिखने में गोल्डन कलर की होती है, लेकिन वो गोल्ड की फॉइल नहीं होती है, वो एल्यूमिनियम की ही फॉइल होती है। मिल्क बॉटल कैप्स जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम फॉइल के ही बने होते हैं। शीट्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कंटेनर्स एंड बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो गाड़ियों में भी आप बोल सकते हो कि लोहे की शीट्स का यूज़ होता है, एल्यूमिनियम या कॉपर की शीट्स का यूज़ होता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हम मेटल्स की ये जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई है मेटल्स की, कि मेटल्स आर डक्टाइल। अब इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। यानी कि अगर आपके पास एक मेटल है तो आप क्या कर सकते हो, उसको खींच खींच के उसके तार बनवा सकते हो। तो डक्टाइल होने का मतलब क्या है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स, कि आप मेटल को खींच लो। अभी हम क्या कर रहे थे मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी में, कि हम मेटल्स को हथौड़े से मार रहे थे। अब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे कि मेटल्स को मारेंगे नहीं, इनफैक्ट हम मेटल्स को पकड़ करके खींचेंगे। भाई पकड़ करके खींचने का मतलब क्या है कि आप मेटल्स के ऊपर एक प्रेशर लगा रहे हो, है ना, आप मेटल्स को प्रेशर से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। और इस प्रेशर से क्या होगा,
हमारे दिमाग में होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वो शायद चीज़ टूट जाए, लेकिन मेटल्स के साथ फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। मेटल्स क्या करते हैं, जब उन पे हम प्रेशर लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा करके उनको हम खींचते हैं तो वो खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। और स्ट्रेच होते 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 होता क्या है कि हम मेटल्स के वायर्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड मेटल की, तो 1 ग्राम जो गोल्ड मेटल होता है ना, उससे हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो गोल्ड मेटल है वो कितना ज़्यादा डक्टाइल होता है, उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया होती है कि आपके पास सिर्फ 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम आपके पास क्या था, गोल्ड था, और उस 1 ग्राम गोल्ड से आपने 2 किलोमीटर लंबा तार बना डाला। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने डक्टिलिटी के लिए पढ़ा था, सॉरी जब हमने मेलेबिलिटी के लिए पढ़ा था कि सभी जो मेटल्स होते हैं वो एक लेवल के मेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा मेलेबल होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी डक्टिलिटी में कि सभी जो मेटल्स हैं, हाँ मेटल्स हम बोलते हैं कि डक्टाइल होते हैं, लेकिन सभी की जो डक्टिलिटी होती है वो सेम लेवल की नहीं होती है। जैसे कि जो सिल्वर और गोल्ड मेटल्स जो हैं ये काफ़ी डक्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा ही दिया है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स. Gold is so ductile that 1 gram of it can be drawn to form a wire of about 2 kilometer length. Copper and aluminium metals are also highly ductile and can be drawn into thin wires. हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, ये जो तार होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, है ना। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि अच्छा है कि कॉपर और जो एल्यूमिनियम है मेटल्स, इनके हम क्या कर सकते हैं, इनको पकड़ करके स्ट्रेच करके इनके वायर्स बना सकते हैं। तो चलो इन वायर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा देते हैं, तो पूरे घर में हमारे जो करंट है वो दौड़ने लग जाता है। आई बात समझ में? चलिए, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम गोल्ड और सिल्वर भी तो डक्टाइल होते हैं, गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है, तो फिर हम इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है ना वो गोल्ड और सिल्वर के क्यों नहीं बना देते हैं। तो भैया हम सब अंबानी थोड़ी है कि हमारे घरों के जो बिजली के तार हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बने हैंगे। एल्यूमिनियम और कॉपर आप बोल सकते हो कि डक्टाइल होते हैं, गोल्ड और सिल्वर से थोड़े कम डक्टाइल होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, तो उनके बने हुए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब मेटल्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बात तो बिल्कुल सही है। आप एक बात मुझे बताओ कि जो भी हमारे बर्तन होते हैं, उन बर्तनों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम इन बर्तनों को, यूटेंसिल्स को स्टोव, गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे, गैस स्टोव को ऑन करेंगे, फ्लेम निकलेगी, फ्लेम से जो हीट निकलेगी, ये हीट कहाँ जाएगी, तो ये हीट जाएगी बर्तन के अंदर ही। बर्तन के अंदर जाने के बाद होगा क्या कि बर्तन में आपने जो भी खाने की चीज़ रखी होगी, सपोज आप क्या कर रहे हो, आप जो है ना रोटी सेक रहे हो, ठीक है, रोटी सेक रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने तवे से, भाई तवे के ऊपर ही तो आप रख करके रोटी को सेकते हो ना, तो आप अपने उस तवे से, उस पैन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी हीट निकल रही है फ्लेम से, वो हीट कहाँ जाए, उस तवे पे जाए, और तवे से फिर वो हीट कहाँ जाए, तवे के ऊपर रखी हुई रोटी के अंदर जाए। तभी तो उस हीट से क्या होगा, वो रोटी फूलेगी और रोटी हमारी क्या होगी, पकेगी। अब सपोज हमारा जो तवा है उसने मना कर दिया कि भग मैं नहीं करने वाला क्या, हीट का कंडक्शन, कि फ्लेम से जो भी हीट निकल रही है उसको मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन इस हीट को मैं आगे रोटी तक नहीं जाने दूंगा। तो क्या होगा, क्या कभी भी आपकी रोटी पकने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो सीधी सी बात है ना, जब भी हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, यूटेंसिल्स जब भी हम परचेज करते हैं, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि बर्तन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रॉपर्ली क्या करे, हीट का कंडक्शन करे। ऐसा नहीं है कि जो भी उसको हीट सप्लाई करी जा रही है वो बस उसको अपने पास रोक करके रख ले, आगे जाने ही ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो जो हमारे बर्तन हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, है ना, एल्यूमिनियम के आप बोल सकते हो कि बर्तन आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं। स्टील क्या होता है, बेसिकली एक अलॉय होता है, एक मिक्सचर होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि स्टील बेसिकली 98% लोहे का ही बनता है, 1.5% के करीब उसमें कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है, वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन 98% क्या है, उसमें आयरन है, जिसकी वजह से जो स्टील है वो
अच्छा कंडक्टर होता है किसका, हीट का। आजकल तो आपने देखा होगा ना टीवी पे वो ऐड आता है बर्तनों का कि वो सेस मेटल के बने हैं। सेस मेटल का मतलब क्या होता है, बीच में हो जाएगा क्या, मतलब शुरुआत में एक लेयर होती है स्टील की, फिर बीच में एक लेयर होती है एल्यूमिनियम की, फिर तीसरी लेयर होती है दोबारा से स्टील की। तो स्टील की 2 लेयर्स के बीच में एक एल्यूमिनियम की लेयर आ जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेस मेटल बोलते हैं। और इसी की आजकल क्या होने लगी हैं, जो कढ़ाइयाँ हैं, जो बर्तन हैं, वो इसी मेटल के बनने लग गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घरों में जो तार होते हैं बिजली के, वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा सकते हैं। इसीलिए भाई हमको कंडक्शन के लिए हमको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा मेटल का तार चाहिए होगा जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपने थ्रू अलाउ करे। अब सपोज़ मैं एक ऐसी मेटल हूँ जिसने कि डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँगी, अपना एक तार बनाऊँगी, तो एक तार बन चुका है, लेकिन अब इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस मेटल की तार में फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या मतलब हुआ मेटल का तार बनाने का, कोई मतलब नहीं हुआ। मेटल के पास प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, कि मेटल का हम क्या कर सकते हैं, तार बनवा सकते हैं, लेकिन उस तार का फ़ायदा क्या कि जब वो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिक करंट को वो अपने थ्रू उसका जो पैसेज है वो अलाउ कर देते हैं। सो जनरली metals are good conductors of heat, that is they have high thermal conductivity. सिल्वर आप बोल सकते हो कि बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है किसका, हीट का। कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होता है हीट का, सिल्वर, फिर उससे थोड़ा सा कम कौन होता है, कॉपर, फिर उससे कम कौन होता है, एल्यूमिनियम। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमारे जो बर्तन होते हैं वो बेसिकली किसके बने होते हैं, मेटल्स, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम के। और वो जो पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है वो भी किसकी बनी होती है, बेसिकली मेटल की ही बनी होती है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जनरली। इस जनरली का मतलब क्या है, देखो ऐसा है कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम किसी भी स्टेटमेंट को जो है ना, ये नहीं बोल सकते कि 100% की जो स्टेटमेंट है ना ये बिल्कुल सही है, मतलब बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो एक्सेप्शंस के लिए आप हमेशा रेडी रहो। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में अधिकतर क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देते हैं कि जनरली ऐसा होता है। अब एक्सेप्शन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक्सेप्शंस की जो गुंजाइश है, जो स्कोप है, वो हमेशा रहेगा। तो लेड और मरकरी कहने को क्या है, दोनों के दोनों मेटल्स हैं, लेकिन धब्बा है मेटल्स के नाम पे। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं किसके, हीट के। कहने को तो ये मेटल्स ही हैं, तो मेटल्स की तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती हैं कि अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये दोनों क्या है, मेटल्स है, लेकिन मेटल्स होने के बावजूद अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं ये किसके, हीट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन। द इलेक्ट्रिक वायर्स, टंगस्टन मेटल ही होता है जिसके हमारे जो बल्ब होते हैं उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो फिलामेंट्स किसके बनते हैं, टंगस्टन के ही बनते हैं। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर नॉट ओनली वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर चीपर देन सिल्वर एंड गोल्ड। मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि एक्सेप्शंस जो है ना, आप हमेशा गुंजाइश छोड़ दो एक्सेप्शंस की, कि एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई है। अच्छा, प्रॉपर्टी को जो है ना, ये जो हमारी हीट का जो कंडक्शन है, जो हमारे मेटल्स करते हैं, उसको डायग्राम से यहाँ पे समझाया गया है कि सपोज हमारे पास क्या है, हमने एक स्टैंड लिया है, क्लैंप में हमने क्या करा है, एक रॉड फंसा करके रखी है। रॉड किसकी है, लोहे की रॉड है। ठीक है, और लोहे की रॉड में इस तरफ हमने क्या करा है, थोड़ी सी वैक्स लगा करके रखी, थोड़ी सी मोम लगा करके रखी है। ठीक है, बस यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो यहाँ पे हमने स्टैंड में, क्लैंप में जो है ना, एक लोहे की रॉड, आयरन रॉड फंसा करके रखी है। रॉड का ये जो वाला एंड है, यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी वैक्स मोम यहाँ पे
उस पर फिक्स करके रखी है। अब क्या हुआ, हम रॉड का जो ये वाला एंड है, दूसरा वाला जो एंड है, इसके नीचे हमने क्या करा है, एक बर्नर रख दिया है, उससे फ्लेम निकल रही है और फ्लेम से क्या हो रहा है, बेसिकली हीट सप्लाई हो रही है। तो ये हीट जा कहाँ रही है, ये हीट जा रही है आयरन रॉड के ये वाले एंड पर। लेकिन आप 2 से 3 मिनट बाद देखोगे कि इसके दूसरे वाले एंड पर जो वैक्स लगी होगी वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे पिघलने लगेगी। भाई हमने वैक्स तो कहाँ फंसा करके रखी थी, इस वाले एंड पे फंसा करके रखी थी। हीट हम क्या कर रहे थे, ऑपोजिट एंड को कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो मोम है, जो वैक्स है, वो अपने आप पिघलने लगी। एक्चुअली ये हुआ कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे थे आयरन रॉड को, इस वाले आयरन रॉड के इस वाले एंड को, वो हीट जो है कहाँ पहुँच गई, आगे पहुँच गई और वो वाले एंड पर पहुँच गई। और इस हीट से हुआ क्या कि जो वैक्स है वो पिघल गई। तो एक बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है कि आयरन रॉड के एक एंड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और दूसरे एंड पे हमने मोम एक वैक्स जो है ना लगा करके रखी है रॉड में। तो एक एंड को जब हम हीट करेंगे तो हीट का कंडक्शन होगा, जिसके कारण जो हीट है वो आगे जाएगी, दूसरे एंड पे पहुंचेगी, और दूसरे एंड पर, दूसरा एंड भी आप बोलोगे कि इसी हीट से इतना गर्म हो जाएगा कि उस पर लगी हुई वैक्स पिघल जाएगी। ठीक है। और बर्तनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो हीट है वो ट्रैवल कर सकती है मेटल्स के थ्रू, या बोल सकते हो कि आयरन के थ्रू, है ना, लोहे के बर्तन हम यूज़ करते हैं। चलिए, फिर इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको इंसुलेशन की कोटिंग दिखाई देती होगी, कलरफुल, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की। लेकिन उन इंसुलेशन कोटिंग के अंदर क्या होते हैं, कॉपर के ही ऐसे ब्राउन वायर्स होते हैं। ठीक है। यूजुअली जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनका जो कलर है वो सिल्वर ग्रे टाइप का ही होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर का जो कलर है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। गोल्ड है, उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो 2-3 मेटल्स को छोड़ करके बाकी जो सभी मेटल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, ग्रे सिल्वर कलर के ही होते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से, देखो हमने क्या करा था, एक बैटरी ली थी, उस बैटरी से एक सेल लिया था, सेल को हमने जो है ना एक बल्ब से, छोटे से बल्ब से कनेक्ट किया था, तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था। अब हमने क्या करा, अपना दिमाग, अपना साइंटिस्ट दिमाग लगा करके इस सर्किट में क्या करा है, एक लोहे की कील इंसर्ट कर दी है। लोहे की कील को इंसर्ट करने के बावजूद क्या हुआ कि जो कील है, सॉरी जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली इस लोहे की कील के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जिसके कारण बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है। तो ये सब कुछ डायग्राम्स हैं जो कि आपको बस मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर लस्ट्रस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो ज्वेलरीज जो हम बनाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर या प्लेटिनम के ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास इनकी बहुत ही ब्रिलियंट शाइन होती है। आप खुद ही बताओ, अगर कोई ज्वेलरी चमके ना तो क्या कोई भी लड़की, कोई भी लेडी उस ज्वेलरी को पहनेगी? बिल्कुल भी नहीं। ज्वेलरी का तो काम ही क्या होता है, बढ़िया तरीके से चमकना, शाइन करना। तो हम गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम की ज्वेलरीज बनाते हैं, ताकि मतलब क्यों बनाते हैं, ताकि क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये काफ़ी लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनका जो सरफेस है वो काफ़ी शाइनी होता है। तो ये बात सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम की नहीं है, ये बात है सभी मेटल्स की। जनरली हमारे सभी मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उनके पास एक बहुत ही प्यारी सी शाइन होती है सरफेस पे। सो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब गर्मा गर्म बनाए जाते हैं तो मेटल्स के पास क्या होती है, उनका एक शाइनी सरफेस होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लाइन से कुछ मेटल्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। तो ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स हैं। और आप देख सकते हो कि इनके पास इनकी कितनी बढ़िया शाइन है ना। यहाँ पे किसी गोल्ड, सिल्वर की, प्लेटिनम की कोई ज्वेलरी नहीं बनी हुई है, लेकिन सिंपल यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, मेटल्स रखे हुए हैं। मेटल्स के आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे से पीसेज हैं, वो पीसेज भी क्या कर रहे हैं, देखो कितने अच्छी तरीके से शाइन कर रहे हैं। So this property of shining surface of metals is called metallic luster. For example, silver has a shining white surface, gold is yellow while copper is reddish brown. तो सिल्वर आप बोल सकते हो कि वाइट सरफेस होता है इसका, गोल्ड का येलो होता है और कॉपर का कैसा होता है, रेडिश ब्राउन।
Silver and gold are used for making jewelry because they have a bright shining surface which is not easily tarnished by moisture and atmospheric gases। और ये जो शाइन होती है ना सिल्वर और गोल्ड की, ये आसानी से जो ना ये चमक जाती नहीं है। मतलब आप गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज को डेली बेसिस पे पहन सकते हो, है ना, कान में झुमके, चेन, ब्रेसलेट, है ना, टो रिंग्स, ये सब लड़कियां जो है ना पहनती हैं। तो क्या ये कभी ख़राब होते हैं कि एक महीना जो है ना, एक महीने से हम लगातार क्या कर रहे हैं, गोल्ड की ईयरिंग्स पहने हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक महीने बाद वो काले पड़ गए? ऐसा नहीं होता है, वो काले नहीं पड़ते, क्योंकि मॉइस्चर और जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है ना, इनसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते ही नहीं हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। वही वाली बात है ना कि हाँ हार्ड तो है मेटल्स, लेकिन इक्वली हार्ड नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हार्ड होते ही नहीं। मतलब कहने को तो मेटल्स हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे कि आप साबुन को नाइफ़ से कट कर सकते हो ना, वैसे ही कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको आप नाइफ़ से कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो। और हम सबको पता है कि वो हैं कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम कहने को तो मेटल्स हैं, वो भी कैसे, काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। जहाँ देखो वहाँ आग लगा देते हैं, पानी में रखो पानी में आग लगाएंगे, हवा में रखो खुली हवा में तो खुली हवा में आग लगाएंगे, इसलिए ऑयल में डुबो कर रखना पड़ता है। तो कहने को तो क्या है, मेटल से, लेकिन देखो कुछ इस तरीके से चाकू से, ये आपके पास क्या है, सोडियम मेटल है। तो इस सोडियम मेटल को आप देख सकते हो कि कितने स्मूथली चाकू से 2 पीसेज में कट किया जा सकता है, क्या कर भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, एंड हेंस कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। हाउएवर मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर क्वाइट सॉफ्ट एंड हेंस कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो वही वाली बात है ना कि जनरली हम वर्ड ज़रूर से यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक और नई प्रॉपर्टी आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स की, कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स है ना, वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो भार है वो ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वज़न जो है ना मेटल्स क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। सो मेटल्स हैव a tensile strength. This means that metals can hold large weights without breaking. कि मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर भार ले सकते हैं बिना टूटे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्टील की, जो कि क्या है, एक अलॉय है कॉपर और कार्बन और आयरन का, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर हम बात करें स्टील की, तो आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे ना जितने भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, अधिकतर वो ना स्टील की ही बनी होती हैं, है ना। लोहे को प्योर लोहे को अवॉइड किया जाता है, और लोहे का जो आयरन का जो अलॉय है स्टील, उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना। तो हमारे घरों में जो स्टेयर्स की जो रेलिंग होती है ना, वो किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। बहुत सारे जब हम पार्क वगैरह जाते हैं, अच्छा स्टील के तो हमारे खुद के क्या होते हैं, घर में बर्तन बने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ब्रिजेस की, तो ब्रिजेस आप बोल सकते हो कि लोहे से ही बनाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक्स की, तो रेलवे ट्रैक्स किसके बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो हैवी गेट्स होते हैं बिल्डिंग के, वो किसके बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली हमारे जो मेटल्स हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक अपने ऊपर एक भार जो है ना ले सकते हैं, हैवी वेट जो है ना वो बेयर कर सकते हैं बिना टूटने की ज़रूरत होती नहीं है, है ना। चलिए जैसे कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज अगेन किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। तो इसीलिए इस ब्रिज पे आप बोल सकते हो कि रोज़ हर घंटे हर मिनट सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं। गाड़ियों का जो हैवी वेट होता है, वो पूरा का पूरा ये जो ब्रिज है वो क्या कर लेता है, बियर कर लेता है, ब्रिज टूटता नहीं है। एट द सेम टाइम ये ब्रिज जो है ये कहाँ है, अभी पानी के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कि इस ब्रिज को ना, इस पूरे ब्रिज को तारों से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ब्रिज खुद किसका बना है, लोहे का है। और ब्रिज के ऊपर आप बोल सकते हो कि सैकड़ों गाड़ियां क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। तो उन सभी गाड़ियों का जो वज़न है वो आप बोल सकते हो कि ये जो ब्रिज है वो झेल पा रहा है बिना टूटे। और इस भारी भरकम ब्रिज का जो वज़न है वो आप बोल सकते हो कि ये लंबे लंबे तार क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। और ये तार खुद किसके बने हैं, लोहे के ही बने हैं।
तो आप समझ सकते हो कि आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा होती है। हमारे घर में जो बड़े बड़े गेट होते हैं ना, अगर उन पे हम जा कर के लटक भी जाए तो वो टूटते नहीं, उन पे कोई असर ही नहीं होता है। हम झूला झूल लेते हैं उस पर चढ़ करके, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। चलिए, ड्यू टू दिस इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, चेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यानी कि अगर आप मेटल्स को रूम टेम्परेचर पे लेकर के आओगे तो मेटल्स कैसे रहेंगे, सॉलिड ही रहेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आ चुका है कौन, हमारा ये मरकरी। वो जो टेम्परेचर का जो मतलब वो जो हमारा जो थर्मामीटर होता है ना, डिजिटल वाला नहीं, वो जो पहले के ज़माने में आता था ना, जिसके अंदर ऐसा सिल्वर कलर का ऐसा एक फ्लूइड भरा होता है। तो इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मरकरी बोलते हैं ना। वो मरकरी फ्लूइड ही होता है उसके अंदर। और फ्लूइड क्या, मरकरी की टेंडेंसी ही होती है, ये बेसिकली एक मेटल ही है और इसकी टेंडेंसी यही होती है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बना रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बहुत ही प्यारी सी शाइन होती है इसके पास, मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कैसा है, ये लिक्विड स्टेट में है। बाकी हमारे सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो हमें अब पता चल गया है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आकर के एक सब्सटेंस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आकर के सब्सटेंस बॉयल होने लग जाए, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाए। तो अगर हम बात करेंगे अपने मेटल्स की, तो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई ही होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। सोडियम का 371 केल्विन होता है और पोटेशियम का 336 केल्विन होता है। तो ठीक है ना, एक्सेप्शंस की बात जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी में भी क्या हो चुका है, एक एक्सेप्शन आ चुका है। सोडियम एंड पोटेशियम तो पहले भी एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आए थे कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि चाकू से ही क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन आ गया है कि इन दोनों का ही जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप बोल सकते हो कि कैसा होता है। अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स की, है ना, तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स होते हुए भी कैसा है, कम है। यानी कि बहुत ही मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे आकर के जो है ना, इनको देना नहीं पड़ता है मेल्ट कराने के लिए। इतना टेम्परेचर दोगे तो भी क्या होगा, ये मेल्ट कर जाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे गैलियम और सीजियम की, तो ये भी क्या होते हैं, लिक्विड हो जाते हैं एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। तो आप बोलोगे कि मैम आपने पहले बताया था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर, मतलब सॉलिड इन स्टेट रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को डाउट आया होगा कि मैम गैलियम और सीजियम भी तो क्या होते हैं, लिक्विड हो जाते हैं मेटल्स। लिक्विड तो वो होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर वाले टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। इस समय हमने बात करी थी कि मेटल्स जो है ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, ले रहे थे। तो इस टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे गैलियम और सीजियम की, तो भाई ये हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर के थोड़े से ऊपर वाले टेम्परेचर पे आकर के। ठीक है ना, चलिए, तो जनरली हमारे मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाकर के मेल्ट होंगे, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाकर के वो क्या होंगे, बॉयल होंगे। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम का आप देख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, यानी कि टेम्परेचर आपने थोड़ा बहुत दिया नहीं कि लगे मेल्ट होने के लिए। और गैलियम और सीजियम आप बोल सकते हो कि ये लिक्विड हो जाते हैं एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। चलिए, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कि मेटल्स हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो हाँ, गोल्ड का कलर येलो होता है। कॉपर का कलर आप देख सकते हो कि रेडिश ब्राउन है। लेकिन ऑलमोस्ट हमारे जो जितने भी बाकी मेटल्स होते हैं ग्रे सिल्वर कलर के बीच की ही क्या होती है, उनका कलर होता है। ठीक है ना, इसी रेंज में उनके कलर्स आते हैं। मेटल्स हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड विच इज़ येलो एंड कॉपर विच इज़ रेडिश ब्राउन। तो इमेज से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गोल्ड है, येलो कलर का है, ये ब्राउन ये कॉपर है, रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम
आगे हमारे पास क्या है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस होने का मतलब क्या है कि जब आप इनको स्ट्राइक करते हो ना तो इनमें से क्या होती है, रिंगिंग साउंड निकल करके आती है, टन की आवाज़ निकल करके आती है। इसीलिए जो हमारे मंदिरों में जो घंटियाँ लगी होती हैं वो घंटियाँ किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की ही बनी होती है, कि जब आप उनको जाके स्ट्राइक करोगे ना तो उनसे रिंगिंग साउंड निकल करके आएगी, वो घंटी बजेगी। सो दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो जब हम मेटल्स को मारते हैं तो उनसे रिंगिंग साउंड निकल करके आती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स, सिम्बल्स यानी कि वो मंजीरा, वायर्स ऑफ वायलिन, गिटार, स्ट्रिंग, तानपुरा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली गिटार, सितार, तानपुरा, इनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वायलिन, इनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अगेन किसकी बनती हैं, मेटल्स की ही बनती है। क्यों? क्योंकि जब हम इन मेटल की स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा तार को जब हम छेड़ते हैं तो बेसिकली वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन से आप बोल सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लास 8th में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, कि किस तरीके से जब हम इंस्ट्रूमेंट्स के तार, जो वायर्स होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छेड़ते हैं तो वो जो तार हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशंस से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो अब आ चुकी है हमारी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। दे आर नॉन मेलिएबल, यानी कि देखो मेटल्स में हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि हम उनके तार बनवा लेते हैं, हम उनकी शीट्स बनवा लेते हैं। ठीक है, मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ करके हमें ये समझ में आया कि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड, दे आर टफ, है ना। एक्सेप्शंस होंगे वो अलग बात है, लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आप बोल सकते हो कि ब्रिटल होते हैं, है ना, मतलब छुई मुई टाइप के होते हैं, कि ज़रा सा हथौड़ा मारा तो वहीं पे वो पसर गए, है ना। ज़रा सा आपने क्या करा है, हथौड़ा मार दिया किसी कार्बन पर, सल्फर पर या फॉस्फोरस पर, तो उनका जो है चूरा हो जाता है, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से ब्रिटल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसे नॉन मेटल्स के ऊपर क्या करोगे, हथौड़ा चलाओगे उनकी थिन शीट्स बनाने के लिए, तो थिन शीट्स आपको नॉन मेटल्स की मिलने ही नहीं वाली है। कि अगर आप बोल रहे हो कि हमारे पास क्या है, चलो सल्फ़र है, सल्फ़र की हम क्या करेंगे, पतली पतली शीट्स बनवाएंगे, फॉइल्स बनवाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, सल्फ़र की फॉइल्स बनाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने सल्फ़र को मारा हथौड़े से, टूट गया वो अपने और छोटे छोटे पीसेस में। अगर इन पीसेस को भी आप क्या करोगे, मारोगे हथौड़ा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आने वाला है, सल्फ़र का पाउडर ही आने वाला है। अगर आप कार्बन को क्या करोगे, ऐसे ही हथौड़े से मारोगे, हैमर से, भाई सीधी सी बात है ना, जब तक आप हैमर से स्ट्राइक नहीं करोगे, हिट नहीं करोगे किसी भी एलिमेंट को, उसकी थिन शीट्स नहीं बन पाएंगी। आपको क्या करना पड़ता है ना, हैमर से मार मार के थिन शीट्स बनवानी पड़ती है। अब यहाँ पे तो सल्फ़र पे हमने मारा तो वो चूरा चूरा हो गया, कार्बन में हमने मारा तो वो क्या हो गया, चूरा चूरा हो गया। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कि ज़रा सा आपने हथौड़ा, क्या आप किसी भी लकड़ी की अगर किसी चीज़ से क्या करोगे, इनको मारोगे तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब किसी चीज़ का पाउडर ही बन रहा है तो फिर उसकी हम थिन शीट्स कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट मेलिएबल, उनके पास मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। सो दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म sheets. They actually break into pieces when hammered. For example, sulfur and phosphorus are solid non-metals which are not malleable. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास solid non-metals थे नहीं, है ना। हमने पहले पढ़ा है प्रीवियस सेशन में कि हमारे जो metals होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन है मरकरी का, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो हमारे मेटल्स क्या होते हैं, दे आर सॉलिड इन स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तीनों ही स्टेट्स में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है ना, या छोड़ो वो अलग बात है। अगर हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड नॉन मेटल्स की, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल्स थे नहीं, हमारे पास कार्बन है, सल्फर है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हथौड़ा मारा नहीं कि टूट गए, फिर उनकी शीट्स आप कैसे ही बनवा पाओगे। चलिए, सो दैट इज़ व्हेन दे आर बीटन विद अ हैमर, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। दे आर एक्चुअली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन बीटन विद अ हैमर। वो एक्चुअली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो जैसे मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सिमिलरली नॉन मेटल्स के पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ब्रिटल है तो अगर आप उनसे शीट्स नहीं बनवा सकते हो तो आप उनसे तार भी नहीं बनवा सकते हो, यानी कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं। सो दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ऐसा है कि अगर आपको किसी भी नॉन मेटल की शीट बनवानी है या उसका तार बनवाना है तो आपको एक, आप बोल सकते हो कि प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा ना। थिन शीट्स बनवानी है तो हथौड़े से मार मार के एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर आपको वायर बनाना है तो उस नॉन मेटल को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो चाहे आप हथौड़े से मारो चाहे स्ट्रेच करो, प्रेशर तो लगने ही वाला है। लेकिन नॉन मेटल्स की एक बड़ी समस्या क्या होती है कि वो ब्रिटल होते हैं। तो आप चाहे उनको मारने पर प्रेशर लगाओ या खींचने पे प्रेशर लगाओ, वो किसी भी तरह का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, वो टूट जाते हैं। अब जब कोई चीज़ टूट ही रही है, अपने पाउडर फॉर्म में आ रही है, तो फिर आप उसकी ना शीट बनवा सकते हो ना फॉइल, ना आप उसकी वायर्स बनवा सकते हो। ठीक है। So this means that non-metals cannot be drawn or stretched into wires. They actually break into small pieces when stretched. For example, sulfur and phosphorus are not ductile. When stretched, they do not form wires but break into small pieces. Thus, non-metals are neither malleable nor ductile but are actually brittle. तो हमारे non-metals नहीं ductile होते हैं ना ही malleable होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ brittle होते हैं। चलिए, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर कि नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी तारीफ हम मेटल्स के लिए कर रहे थे ना कि मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं, उतनी ही बुराई हम किसकी कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की कर रहे हैं कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डू नॉट allow heat and electricity to pass through them. For example, sulfur and phosphorus दोनों ही क्या हैं, सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही कंडक्शन नहीं करवाते हैं। Therefore, many non metals act as insulators। और बहुत सारे आप बोल सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर्स की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। However, there are some exceptions। अब एक्सेप्शंस के बिना जो गाड़ी है वो केमिस्ट्री की चलती है ही नहीं। For example, diamond is an allotropic form of carbon। हमारे पास दो फॉर्म्स आने वाले हैं कार्बन के, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। पेंसिल की जो नोक होती है ना वो किसकी बनी होती है, बेसिकली ग्रेफाइट की बनी होती है। नोक मतलब कि पेंसिल की जो लीड होती है ना वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो डायमंड एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, तो इट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने को तो डायमंड भी किससे बना है, कार्बन से बना है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो डायमंड को भी क्या होना चाहिए था, पुअर कंडक्टर होना चाहिए था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक नॉन मेटल से बनने होने के बावजूद जो डायमंड है वो एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है हीट का, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्टर अच्छा नहीं है। इसके बाद में हमारे पेंसिल की जो नोक होती है, जो ग्रेफाइट की जो लीड होती है, वो जो ग्रेफाइट है वो भी अगेन किसका बना है, एक नॉन मेटल कार्बन का ही बना है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा कंडक्टर होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट कभी करा हो तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं, एक सेल लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर हम बल्ब और सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो सेल से आप बोल सकते हो कि इतना वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा कि करंट में, मतलब जो करंट है वो बल्ब में दौड़ जाए और जो बल्ब है वो उस करंट से ग्लो करने लगे। लेकिन अब हमने क्या करा है, बीच में अपना साइंटिस्ट दिमाग लगा दिया है, और अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्किट में एक पेंसिल लेकर के आ गए हैं। पेंसिल को वो करते हैं ना हम बचपन में कि पेंसिल को हम दोनों ही एंड से क्या कर लेते हैं, छील लेते हैं। छीलने के बाद क्या होता है, अंदर की जो ग्रेफाइट की लीड होती है वो बाहर निकल के आ जाती है, उसकी नोक बन जाती है। तो इन दोनों ही नोक्स पे हमने क्या करा है, मेटल की एक एक क्लिप फंसा दी है, यानी कि अब हमने इस सर्किट में जो ग्रेफाइट लीड है उसको भी इंक्लूड कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या अब भी एक बल्ब ग्लो करेगा? तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार पेंसिल है, उसके अंदर ग्रेफाइट है, तो वो तो कार्बन का बना है, नॉन मेटल है, तो जो हमारा सर्किट है ना अब उसमें करंट नहीं दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक गई। क्या पक गई यहाँ पे खिचड़ी, कि जब हमने कुछ इस तरीके से पेंसिल को जो है ना अपने सर्किट में इंक्लूड किया, सर्किट में अभी भी करंट दौड़ा और जो बल्ब है वो क्या करा, ग्लो किया। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट है, माना कि कार्बन है, कार्बन का बना है, एक नॉन मेटल का बना है, लेकिन फिर भी अच्छा कंडक्टर होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस थोड़ी सी डल होती है। जैसे हम मेटल्स के लिए बोलते हैं कि दे आर लस्ट्रस, शाइनी सरफेस होता है, नॉन मेटल्स के पास में ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, लेकिन हाँ एक्सेप्शंस होंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ लस्टर और अ शाइनी सरफेस, they actually have a dull appearance. For example, sulfur and phosphorus do not have a shiny surface but they have a dull appearance. However, iodine is an exception. It is a non-metal which gives a shining surface like that of metals. तो कहने को तो आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी होती है किसकी, कि उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, शाइनिंग होता है। तो ये सल्फर है, ये कार्बन है। इस इमेज में तो शायद आपको सल्फर और कार्बन फिर भी कैसे दिखाई दिए, थोड़े से लस्ट्रस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन असलियत में जो है ना इनमें बिल्कुल भी लस्टर नहीं होता है। आप जब अपने स्कूल्स की केमिस्ट्री लैब विजिट करो, कि जब आप खुद वहाँ जाकर के कार्बन, सल्फर या किसी भी नॉन मेटल को देखोगे, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, नॉन मेटल्स के पास में लस्टर होने की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब ऑब्वियस सी बात है ना, हथौड़ा मारोगे तो टूट रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हो तो टूट रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ब्रिटल है और सॉफ्ट है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। Most of these solid non-metals are quite soft. They can be cut with knife. For example, sulfur and phosphorus are non-metals which are quite soft and can easily cut with a knife. यानी कि जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, आसानी से आप उनको चाकू से काट सकते हो, जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस आप उसको चाकू से काट सकते हो। However, diamond which is an allotropic form of carbon is the hardest, ये हार्डेस्ट होना चाहिए, नेचुरल सब्सटेंस नोन। कि डायमंड कहने को तो कार्बन का बना है, एक नॉन मेटल का बना है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, और बाकायदा जो है ना डायमंड की जब ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है तो उसको कटर से, डायमंड को कुछ इस तरीके से कटर से क्या करते हैं, कट करते हैं, फिनिशिंग देते हैं। तो डायमंड को कट करना भी आसान नहीं होता है, बाकायदा मशीन्स के थ्रू इसको कट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या कि डायमंड इतना हार्ड है। कार्बन एक नॉन मेटल का बनाया है डायमंड, लेकिन फिर भी क्या है, इतना हार्ड है कि बाकायदा उसको कटर से कट करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो एक्सेप्शंस जो है ना आपको बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये तो हम सबको अभी तक पता चल ही गया है, हेंस प्रूव्ड है कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। दस नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है और उसकी बहुत ही ज़्यादा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। दैट इज़ व्हेन हेवी वेट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्रेफाइट शीट इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। अब देखो, अब आप कब केमिस्ट्री लैब जा रहे हो, कब कार्बन को देखोगे, कब सल्फर को देखोगे, आप क्या करो, आप जो है ना ग्रेफाइट की मतलब जो पेंसिल की जो लीड है उसको देख लो, ग्रेफाइट की बनी होती है वो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने जोश में आकर के कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से क्या करा है, पेंसिल से लिख दिया है, तो लिखते लिखते क्या होता है कि वो नोक टूट जाती है, उसकी टिप टूट जाती है। जो ग्रेफाइट लीड अंदर डली हुई है पेंसिल की लकड़ी के अंदर, ठीक है ना, उस लीड की जो टिप है वो टूट जाती है, नोक टूट जाती है। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ग्रेफाइट है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है, वो कितना ब्रिटल होता है, कितना कमज़ोर होता है कि ज़रा सा प्रेशर लगाया नहीं हमने कि वो टूट जाता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं ना उसकी प्रॉपर्टी की, लस्ट्रस प्रॉपर्टी की, तो हाँ मेटल्स हमारे लस्ट्रस नहीं होते हैं। आयोडीन आप बोल सकते हो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है, उसका जो सरफेस है वो शाइनिंग होता है। एक और ग्रेफाइट भी हम बोलते हैं कि उसमें भी शाइन होती है। पेंसिल की जो टिप होती है, लीड की जो टिप होती है, उसमें देखो शाइन होती है कि नहीं होती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे नॉन मेटल्स कंसिडर कर सकते हो जिनके पास उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग होता है। नॉन मेटल होते हुए भी सरफेस कैसा है, शाइनिंग है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ तो हो गई है, ठीक है, कि हमारे जो नॉन मेटल्स है वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो हमारे जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं उनके MPBP क्या होते हैं, कंपैरेटिवली कम होते हैं। Solid non-metals have comparatively low melting and boiling points except boron, graphite and carbon which have high melting points. For example, melting points of sulfur is 114 degrees Celsius while that of phosphorus is even lower 44 degrees Celsius. तो ठीक है,
आप बोल सकते हो कि देखो ऐसा है कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे ना, एटम्स के बीच में मतलब एक एलिमेंट जो है, ये तो हमें समझ में आ गया कि एटम से बना हुआ है ना, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर एटम्स किस तरीके से जो है ना आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि बॉन्डिंग उनके बीच में कैसी होती है। तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हमें ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि भाई क्यों मेटल्स आप बोल सकते हो कि इनका MPBP ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का जो MPBP है वो कैसा होता है, लो होता है। बेसिकली बॉन्डिंग का फ़र्क होता है और ये बॉन्डिंग हम आगे जा कर के सीखेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास 9th के लेवल में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, इनफैक्ट आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक बार इस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्लास 10th के लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे ना तो फिर वहाँ पे हम, क्योंकि क्लास 10th में एक बार फिर से क्या करते हो, आप ये वाला चैप्टर पढ़ते हो। अभी तो मेटल्स नॉन मेटल्स आप बोल सकते हो कि एक चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन क्लास 10th में जब आप जाते हो तो अलग से मेटल्स नॉन मेटल्स का क्या होता है, एक पूरा चैप्टर ही होता है। तो वहाँ पे हम और इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज़ हाउएवर वेरी हाई, 3700 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं ग्रेफाइट जो है ना अपने नॉन मेटल कैरेक्टर्स से थोड़ा सा लीक से हट रहा है, और कभी कभी आप बोलते हो कि ग्रेफाइट जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना शो कर देता है। कि यहाँ पे हमने बोला कि ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना ज़्यादा है, 3700 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट ने क्या करा है, मेटल की प्रॉपर्टी शो कर दी है। लेकिन वहीं ग्रेफाइट जो है इतना कमज़ोर होता है कि ज़रा से ऐसे करो तो पेंसिल की जो लीड है वो टूट जाती है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट ने क्या करा है, अपना एक बढ़िया सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो किया है। चलिए, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, एक बड़ा सा एक्सेप्शन है। फिर क्या है हमारे पास कि नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जैसे हम मेटल्स के लिए बोलते हैं कि मेटल्स के पास जो है ना मतलब गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके सभी मेटल्स के जो कलर हैं वो सिल्वर और ग्रे के रेंज के बीच में ही आते हैं। लेकिन ऐसा केस नॉन मेटल्स के साथ में नहीं है, इनके पास अलग अलग कलर्स होते हैं। फॉस्फोरस की भी इतनी सारी वैरायटी होती है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह, ठीक है, आयोडीन, कार्बन, ये सब आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल सल्फर आप कैसा होता है, येलो होता है ना, फॉस्फोरस वाइट है, येलो है, रेड है, ग्रेफाइट ब्लैक है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। यानी कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ना उनके पास काफ़ी वाइड वैरायटी होती है कलर्स की। ये लोग अलग अलग कलर्स जो है ना ये शो करते हैं अपना। चलिए, फिर इसके बाद में नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। इसका मतलब क्या कि जब आप इनको स्ट्राइक करते हो किसी भी चीज़ से तो इनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। सो दिस मीन्स दैट अनलाइक मेटल्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन। अच्छा, तो अब हमारी जो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी क्या हो चुकी हैं अपनी पूरी कंप्लीट। आई बात समझ में? तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा हम बढ़ते हैं कहाँ, मेटलॉइड्स की तरफ कि भाई ये मेटलॉइड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। हुआ क्या कि जब इतने सारे एलिमेंट्स आए ना तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इन एलिमेंट्स को क्यों ना हम क्लासीफाई कर दें, इनकी कैटेगरीज बना दें ताकि इनको पढ़ना थोड़ा सा या हो जाए, आसान हो जाए। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार इतने सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं, तो उनको उठा करके एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का नाम क्या रखा, मेटल्स। फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स में भी जो है ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, लेकिन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे अलग थी उनकी प्रॉपर्टीज़। इसीलिए उन अलग वाले एलिमेंट्स को उठा करके एक दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया नॉन मेटल्स। अब इतना करने के बाद भी हुआ क्या कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह गए जिनको जो साइंटिस्ट हैं ना ही वो मेटल्स की कैटेगरी में डाल पाए और ना ही नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना वो कुछ अजीब सी थी। उनकी प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हो कि मिली जुली थी, कि कभी वो मेटल्स को रिजेंबल कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज़ में और कभी वो नॉन मेटल्स को रिजेंबल कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज़ में। तो फिर उनका अलग से एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा, मेटलॉइड्स, या आप उनको सेमी मेटल्स भी बोल सकते हो।
सो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। These elements show some properties of metals and other properties of non-metals. For example, they look like metals but are brittle like non-metals. अब हुआ क्या, अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, और उन एलिमेंट्स को देख करके हमें लगा कि यार ये तो दिखने में कैसे हैं, मेटल्स की तरह हैं, तो क्यों ना हम इन एलिमेंट्स को मेटल्स की ही कैटेगरी में रख दें। लेकिन अगले ही मोमेंट आपने ये रियलाइज़ किया कि यार ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये तो ब्रिटल हैं। हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स तो हार्ड होते हैं, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो दिखने में तो अपीयरेंस वाइज तो वो मेटल्स को रिजेंबल कर रहे थे, लेकिन वो हार्ड नहीं थे, वो तो नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल थे। तो अब एक समस्या आ गई कि यार ऐसे एलिमेंट्स को हम कहाँ रखें, क्या मेटल्स में रखें या फिर नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखें। अब दूसरी समस्या भी आई, क्या कि दे आर नीदर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। यानी कि यही वाले जो हमारे एलिमेंट्स थे ना, ये एलिमेंट्स ना ही मेटल्स की तरह अच्छे कंडक्टर्स थे इलेक्ट्रिसिटी के और ना ही नॉन मेटल्स की तरह इंसुलेटर्स थे, यानी कि बीच के थे। तो ऐसे बीच वाले जो एलिमेंट्स हुए ना, तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए ही साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अलग से कैटेगरी बना दी कि भैया आप लोग जो है ना बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप ना ही 100% मेटल्स की तरह रिजेंबल, मतलब मेटल्स को आप रिजेंबल करते हो और ना ही आप 100% नॉन मेटल्स हो। तो ऐसी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया, और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा है किसका, सिलिकॉन का, कि सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है, एक आप बोल सकते हो कि सेमी मेटल है। इसका मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा मिलेगा, ये हिंट मिलेगा कि क्यों सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जिस भी आप शहर में रहते हो, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उन स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, या स्ट्रीट लाइट्स छोड़ो, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उन ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर ना ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के कुछ पैनल लगे होते हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। और इन पैनल्स के अंदर जो है ना आपको कुछ इस तरीके के सेल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सेल। और ये सेल पता है सब किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। इनका काम क्या होता है, इस पूरे पैनल का काम क्या है कि सन से आने वाली जो सोलर एनर्जी है ना, उसको ट्रैप करना और उसको कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो भी लाइट है नीचे, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल्स हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, वो क्या करती हैं, सभी के सभी जलती हैं, ग्लो करती हैं। तो बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके लिए हम बोलते हैं कि ऐसे पैनल्स लगाए जाते हैं जिनमें कि सिलिकॉन के सेल्स का बेसिकली यूज़ होता है। तो देखा जाए तो जो सिलिकॉन है ना, वो एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करवाता है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही सिलिकॉन के ऊपर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाने लगता है। तो कहने को तो सिलिकॉन ने पहले बोला था कि नहीं, मैं नहीं करवाने वाला इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, यानी कि सिलिकॉन ने इनिशियली क्या करा, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करी, लेकिन कंडीशंस बदल गई, सूरज की रोशनी पड़ने लगी, तो यही सिलिकॉन अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिलिकॉन अपनी मर्जी का मालिक बन गया, कभी वो मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है और कभी वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मनमौजी एलिमेंट्स को क्या किया गया है, अलग कैटेगरी में रख दिया है, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रख दिया है। दे आर जनरली सेमी कंडक्टर्स। इसीलिए सिलिकॉन वगैरह को हम क्या बोलते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर्स। यानी कि वैसे तो कंडक्टर ये नहीं होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आती है तो ये कंडक्शन करवा लेते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर्स। ना मेटल्स की तरह गुड कंडक्टर्स हैं और ना ही नॉन मेटल्स की तरह पुअर कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। दीज आर सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है? तो आई होप आज के सेशन की सभी बातें सबको समझ में आई होंगी। तो आज हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इन सभी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है कंप्लीट।
अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो एक और आप बोल सकते हो कि एक मेजर टॉपिक है हमारे चैप्टर का, कंपाउंड्स, वो हम करेंगे डिस्कस। की कंपाउंड्स के बारे में तो ऑलरेडी हम थोड़ी सी बातें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कंपाउंड्स की वो हमें पढ़ना होगा कहाँ, अपने अगले सेशन में। तो तब तक आप क्या करोगे, आपको विजिट करनी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, देखो कुछ इस तरीके का, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे आपके पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट अब तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो एनटीएससी पढ़ रहे हैं ना, तो अब तो एनटीएससी भी क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में क्लास 12 के पहले ही एनटीएससी का ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को टैप करोगे या क्लिक करोगे, आपके सामने एनटीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो सभी के सभी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमें देखना है क्या, हमें स्टेज 1 के लिए केमिस्ट्री अपना तैयार करना है, तो हम जाएंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा एनटीएससी केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब हमने अभी तक देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर तो कवर कर ही लिया है ना, केमिस्ट्री के सेक्शन का। सेकेंड चैप्टर हमने अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सपोज़ आपको जो है ना केमिस्ट्री सेक्शन को एकदम स्टार्टिंग से देखना है, एकदम शुरुआत से देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके सामने सिलेबस ओवरव्यू का एक वीडियो आएगा जहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि इस पूरे साइंस सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं स्टेज 1 के लिए। फिर इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वो हमने शुरू कर दिया था। तो अगर आपको ये केमिस्ट्री सेक्शन एकदम शुरुआत से देखना है तो आप क्या करोगे, सिलेबस ओवरव्यू पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सिलेबस ओवरव्यू का जो हमारा पूरे केमिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट वीडियो है वो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे आपने सिलेबस देख लिया कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है ना पढ़ने हैं। अब इसके बाद में आपने सोचा है कि यार आज से ही हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और आज से ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेक्स्ट वीडियो का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इसको आप दबा देना। तो जैसे आप इसको दबाओगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के, ये तो एनटीएससी की बात है ना, मैग्नेट ब्रेन्स के आप सभी किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होता है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि आपकी जो कंप्लेंट होती है ना यूट्यूब पे कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स शुरू हो गए, इतनी सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं यूट्यूब पे चैनल पे कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। मतलब पहली बात तो प्लेलिस्ट ही नहीं मिलती है आपके सब्जेक्ट की, मिले भी जाएगी तो उसमें लेक्चर्स का जो सीक्वेंस है वो इतना ऊपर नीचे होता है कि समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस पे अरेंज्ड मिल जाते हैं। तो विजिट करिएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके भी पहले आपको क्या करना है, ये टाइम टेबल जो है ना आपको नोट डाउन करना है। फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी 3 दिन एनटीएससी की क्लासेस लगती हैं, 10 बजे से साइंस, 1 बजे से मैथ्स, 4 बजे से मैथ और 7 बजे से सोशल साइंस। तो ये टाइम टेबल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.